मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए ही अंडरवर्ल्ड एम्बेसडर अधोलोक का दूत बना था कि मैं पूरे नेदरवर्ल्ड अधोलोक में मजाक का पात्र बन गया। इसकी वजह मेरी पत्नी, जो अभी भी जीवितों की दुनिया में थी, पूरी तरह से पागल हो गई थी। वह मेरे लिए कागजी पैसों के ढेर जला रही थी। वह आत्मिक मुद्रा, स्पिरिट करेंसी, जमा होकर पहाड़ों जैसी बन गई थी, जबकि मेरा साथी मैथ्यू मेरी नाक के ठीक सामने उंगली दिखाकर ताना मारते हुए बोला, बेकार, जाओ अपनी बुढ़िया को काबू में करो। यह सिलसिला तब तक चलता रहा, तक कि खुद यमराज वहां प्रकट नहीं हो गए। वह घबराहट में अपने हाथ मलते हुए मेरे पास आए और मुझे एक सिगरेट पेश करते हुए दबी और हिचकिचाती आवाज में पूछा, भाई मो, नेदरवर्ल्ड के खजाने में पैसों की थोड़ी कमी आ गई है। मैं सोच रहा था, क्या हम आपसे थोड़ा बहुत उधार ले सकते हैं? पूरा नेदरवर्ल्ड सन्न होकर खामोश हो गया। मेरा नाम शेन मो है। मुझे मरे हुए 3 दिन हो चुके थे। मेरी मौत की वजह, मैं बस एक इंसान था, एक लड़का जो सड़क पार कर रहा था और एक बेकाबू मालवाहक ट्रक के सामने एक बच्चे को बचाते हुए उसके नीचे आकर बुरी तरह कुचल गया था। शायद ठीक इसी वजह से मैंने कभी मेंग देवी की विस्मृति चाय, ओब्लिवियन टी नहीं पी, और न ही मैं पुनर्जन्म के मार्ग पर चला। इसके बजाय मैंने नरक के द्वार पर अपनी ड्यूटी संभाली और मुझे एक काम सौंपा गया, नाइहे पुल, नाइहे ब्रिज के पश्चिमी क्षेत्र के लिए 7वें दर्जे का अंडरवर्ल्ड एम्बेसडर बनना। सीधे शब्दों में कहूं तो मेरा काम भटकती हुई आत्माओं और आवारा भूतों के एक क्षेत्र की निगरानी करना था, यह सुनिश्चित करना कि वे कोई गड़बड़ न करें। काम तो काफी आरामदेह था, लेकिन दफ्तर की राजनीति, ऑफिस पॉलिटिक्स बेहद जहरीली थी। अरे, देखो तो कौन आया है। शेनमो फिर से अपना मासिक वेतन लेने आ गए। बंदर जैसी तेज तर्रार शक्ल वाला एक आदमी पहले से ही वेतन वितरण काउंटर के पास मंडरा रहा था। उसका नाम मैथ्यू था, मेरा एक साथी और एक पुराना भूत, जिसे मरे हुए मुझसे भी कई दशक ज्यादा बीत चुके थे। मैंने उसे नजरअंदाज किया और सीधे वेतन प्रभारी न्यायाधीश के पास चला गया। मैंने उसे अपना आधिकारिक बैज सौंपा। उसने मुझे उपेक्षा भरी नजर से देखा। उसने एक दराज से 10 चांदी के सिक्के गिने और उन्हें मेज पर उछाल दिया। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जज साहब, जरूर कोई गलती हुई है। मेरे जैसे नए नए नियुक्त हुए अंडरवर्ल्ड के दूत के लिए क्या मासिक भत्ता 100 चांदी के सिक्के नहीं होना चाहिए? जज ने अपनी पलकें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। ये सही है, लेकिन इस महीने तुम्हारे भत्ते में कटौती की जा रही है। क्यों? वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। उसने मेरी पीठ के पीछे जमा बोरियों के पहाड़ की ओर उंगली से इशारा किया। खुद ही देख लो। मैं पीछे मुड़ा। दर्जनों विशाल बोरियां ऊंचे ढेर के रूप में रखी थीं, जिन्होंने भत्ते वाले हॉल के हर कोने को पूरी तरह से भर दिया था। हर बोरी पर खून जैसे लाल अक्षरों में 2 शब्द लिखे थे, शेन मो। बोरियां बांधी भी नहीं गई थीं। रंग बिरंगे भड़कीले कागजी नोट उनमें से कूड़े की तरह बाहर गिर रहे थे। मैथ्यू मेरे पास सरक कर आया। उसकी आवाज में तीखा व्यंग्य भरा था। अरे, छोड़ो भी। और मैं यहां बुरा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी पत्नी जलाने के मामले में बिल्कुल पागल हो गई है। उसे यह करते हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, फिर भी वह सुबह, दोपहर और रात हर समय कागजी नोट जला रही है। जरा इसे देखो। कोई भी अनजान आदमी तो यही सोचेगा कि तुमने यहां नीचे स्वर्ग और पृथ्वी बैंक की कोई शाखा खोल ली है। आसपास खड़े भूत दूत जोर जोर से हंस पड़े। कल बेबसी के पुल पर ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया था, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने इतने ज्यादा कागजी नोट जला दिए थे कि उसने लगभग विस्मृति की नदी को ही जाम कर दिया था। मैंने इसके बारे में सुना था। बूढ़ी औरत मेंग तो लगभग अपने बाल ही नोच रही है। उसके पास अपना सूप बनाने के लिए जगह ही नहीं बची है। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर डर से सफेद पड़ गया। बैंक? आखिर वह कर क्या रही है? मेरी पत्नी लिन चिंगशू, एक ऐसी औरत जो पानी की तरह कोमल और शांत थी। हमारी शादी को अभी मुश्किल से 1 साल ही हुआ था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा, लेकिन अब मैं मर चुका था। मैं उसके दुख और निराशा की गहराई का अंदाजा लगा सकता था। फिर भी कागजी नोट जलाने का उसका तरीका थोड़ा ज्यादा ही उत्साहपूर्ण था। मेरी हतप्रभ चुप्पी देखकर मां शियू की मुस्कान और भी ज्यादा घमंडी हो गई। उसने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला
और पाताल लोक की एकदम नई करेंसी का एक कड़क बंडल बाहर निकाला, पूरे 100 नोट, और जानबूझकर उन्हें ठीक मेरे सामने लहराया। ये देखा, ये होता है एक आम चढ़ावा। उसने नोटों का वो बंडल जज झांग की मेज पर पटक दिया, फिर ऊपर से एक नोट निकाला और उन्हें थमा दिया। लीजिए जज झांग, आप बहुत मेहनत करते हैं, मेरी तरफ से एक कप चाय पीजिए। जज झांग के चेहरे पर तुरंत एक चापलूसी भरी दब्बू सी मुस्कान आ गई। ओह भाई माँ, आप तो बहुत ही नेक दिल हैं। माँ शिव भीड़ की तारीफों का मजा लेती रही। फिर उसने ठुड्डी ऊपर उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। कान खोलकर सुन लो, भूत होना भी इंसान होने जैसा ही है। तुम्हें थोड़ी अक्ल होनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी इतना ज्यादा पैसा जला रही है कि उसने पूरे पाताल लोक में अफरा तफरी मचा दी है। अगर ऊपर के अधिकारी जांच करने के लिए नीचे आए, तो क्या तुम उसका नतीजा भुगत पाओगे? तुम्हारा वह सारा पैसा अब अवैध संपत्ति घोषित कर दिया गया है और उसे फिलहाल जब्त कर लिया गया है। वह तब तक जब्त रहेगा जब तक तुम्हारी पत्नी उसे जलाना बंद नहीं कर देती, और उसके बाद ही हम उसे तुम्हें वापस करेंगे। उसने यह भाषण इतने अधिकार भरे और गुस्से वाले अंदाज में दिया कि ऐसा लगा मानो इस लोक के नियमों की एकमात्र रखवाली करने वाली वही हो। मेरे माथे की नसें गुस्से से फड़कने लगीं। ये नीच औरत साफ तौर पर अपनी हैसियत का रोब झाड़ रही थी, बस भाई माँ होने का फायदा उठा रही थी। मैं गुस्से से फटने ही वाला था कि अचानक चढ़ावा कक्ष के बाहर जोरदार हंगामा मच गया। एक जूनियर भूत दूत संदेशवाहक लड़खड़ाता हुआ और हांफता हुआ कमरे में घुसा। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। वह फिर से शुरू हो गई। वह पूरी जगह को जलाकर राख कर देगी। इस बार इस बार पूरे 999 सेमी ट्रक हैं। पूरे फेंगलू मंदिर में अचानक एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर भूत की नजरें मुझ पर टिक गईं। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। चिंगशु, तुमने सच में इंसानों की दुनिया में हमारा घर तो नहीं बेच दिया, है ना? आखिर 999 ट्रक भरकर प्रेत मुद्रा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब था कि पूरा पश्चिमी जिला निरीक्षण ब्यूरो, मुख्य द्वार से लेकर पिछले आंगन तक, पूरी तरह से चीजों के ढेर के नीचे दब गया था। हम जैसे अधोलोक के सिपाहियों को तो खड़े होने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था। ब्यूरो का मुखिया, एक अधेड़ उम्र का भूत जिसके सिर के बाल कम हो रहे थे, इस समय मिंगबी पर्वत पर उकड़ू बैठा था और लगातार सिगरेट पीते हुए बेहद दुखी लग रहा था। ये सिगरेट एक खास किस्म की थी, आत्मा शांति धूप, जो किसी भी भूत के दुखों को शांत करने में सक्षम थी। मुखिया ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम लोगों के साथ चल क्या रहा है? क्या तुम्हारी पत्नी ने जीवितों की दुनिया में किसी प्रिंटिंग प्रेस को लूट लिया है? मुखिया ने कांपती हुई उंगली सीधे मेरी नाक की तरफ कर दी। मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया और मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। काश मुझे भी पता होता। पास ही खड़ा मां शिव मुखिया के गुस्से को और भड़का रहा था, और देखते ही देखते दूसरे भूत सिपाहियों की एक भीड़ भी इस हंगामे में शामिल हो गई। मुखिया जी, हम इसे ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। शेन मो ने अधोलोक की सार्वजनिक व्यवस्था को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम तो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसके पुण्य अंक काट लो। इसे वांगसी शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए भेज दो। ठीक है, ठीक है, सब लोग चुप हो जाओ। मुखिया ने मेरी तरफ देखा और एक गहरी आह भरी। मुझे पता है कि तुम यहां नए हो और अभी तुम्हें सारे नियम कानून ठीक से समझ नहीं आए हैं, लेकिन तुम्हें कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना ही होगा जिससे तुम्हारी पत्नी पैसे जलाना बंद कर दे। अगर यही चलता रहा तो हमारे पश्चिमी जिले की तो बात ही छोड़ो, पूरे अधोलोक की आर्थिक व्यवस्था ही पूरी तरह से चरमरा जाएगी। मैंने एक कड़वी सी मुस्कान दी। अभी तो मैं बस एक मामूली सा 7 रैंक वाला चांदी का सिपाही हूं। मेरे पास तो अपनी पत्नी को कोई सपना भेजने का भी अधिकार नहीं है। ये बात बिल्कुल सच थी। अधोलोक में अगर कोई भूत जीवितों की दुनिया में दखल देना चाहता है, भले ही वह सिर्फ कोई सपना भेजना ही क्यों ना हो, तो उसके लिए उसे अपने जमा किए हुए पुण्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। और एक नए भूत के तौर पर, जिसकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई थी, मेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। चीफ ने अपने सोल सेवरिंग धूप का एक और गहरा कश लिया और तब तक पीते रहे जब तक कि ऐसा न लगने लगा
कि उनके सिर के बचे खुचे बाल भी अब बस गिरने ही वाले हैं। लानत है, यह किस तरह का बखेड़ा है। ठीक उसी पल काले कवच में लिपटा एक प्रेत सेनापति एक प्राचीन घोड़े पर सवार होकर वहां आया। उस घोड़े के खुरों के चारों ओर टिमटिमाती हुई प्रेत जैसी नीली लपटें लिपटी हुई थीं। एक प्रेत आकृति ने दोनों लोगों के बीच के पर्दे को चीरते हुए प्रवेश किया। प्रेत सेनापति के आगमन की गूंज एक विशाल लाल घंटी की तरह सुनाई दी, जिसने पाताल लोक की नींव तक को हिलाकर रख दिया। हर प्रेत अधिकारी, यहां तक कि स्वयं निदेशक भी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। मैंने भी उनका अनुसरण किया, हालांकि मेरा दिल ढोल की तरह जोरों से धड़क रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने सोचा, क्या सचमुच मैंने नरक के राजा को भी सचेत कर दिया है? प्रेत सेनापति घोड़े से उतरा। उसकी नजर बिजली की तरह तेज पूरी सभा पर घूम गई। वह एक निश्चित उद्देश्य के साथ मेरी ओर बढ़ा। उसकी उपस्थिति का वह विशुद्ध, रोंगटे खड़े कर देने वाला आभा मंडल इतना भारी था कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसने मुझे सिर से पांव तक अच्छी तरह से परखा, फिर एक घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर औपचारिक अभिवादन करते हुए गहरे सम्मान के साथ सिर झुकाया। प्रभु शेण, या यूं कहिए प्रभु यम, महाराज ने आपको नरक के राजा के कक्ष में उपस्थित होने का आदेश दिया है। नरक के राजा का कक्ष, मैंने इसके बारे में केवल मिथकों और किंवदंतियों में ही सुना था। फिर भी मैं यहां था, एक नया प्रेत जिसे मरे हुए अभी केवल 7 दिन ही हुए थे और जिसे एक भव्य 8 कहारों वाली पालकी में बिठाकर भीतर ले जाया जा रहा था। आगे आगे चल रहा प्रेत सेनापति मेरे साथ अत्यंत आदरपूर्ण व्यवहार कर रहा था। वह हर मोड़ पर मुझे महामहिम कहकर संबोधित कर रहा था, जिससे मुझे बेहद असहज महसूस हो रहा था। अजीबोगरीब धुंधली रोशनी वाले गलियारों की एक श्रृंखला से गुजरते हुए मुझे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जो देखने में किसी आधुनिक कार्यालय जैसा लग रहा था। कमरे के ठीक बीच में काले सूट में लिपटा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था, जिसके चेहरे पर एक प्रभावशाली और गरिमामय तेज झलक रहा था। वह अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर बने कैंडलस्टिक चार्ट्स को घूर रहा था और पूरी तरह से घबराया हुआ तथा अभिभूत सा लग रहा था। यदि उसके सिर पर नरक के राजा का वह अलंकृत मुकुट न रखा होता, तो मैं कसम खाकर कह सकता था कि मैं गलती से किसी वॉल स्ट्रीट ट्रेडिंग फर्म में आ गया हूं। प्रेत सेनापति ने दबी हुई आवाज में मेरे आगमन की घोषणा की। महाराज, प्रभु शेण पधार गए हैं। नरक के राजा यम ने अपना सिर उठाया। जिस पल उनकी नजर मेरी आंखों से मिली, वे अचानक एक तेज चमक से जगमगा उठी। वे अपनी सीट से उछलकर खड़े हुए और मेरी ओर दौड़े, मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया। उनका उत्साह इतना साफ झलक रहा था, मानो वे अभी अभी किसी लंबे समय से बिछड़े हुए रिश्तेदार से मिले हों। भाई शेन, तुम आखिरकार आ ही गए, उन्होंने खुशी से कहा। भाई, यहां चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई हैं, है ना? लॉर्ड याम, मैंने हकलाते हुए कहा। कृपया इतने औपचारिक मत बनिए, बस मुझे ओल्ड किन कहकर बुलाइए। यम मुझे एक सोफे पर ले गए और अपने हाथों से मेरे लिए एक कप चाय बनाई। कप से काले धुएं की एक हल्की सी लकीर ऊपर उठी। उसकी महक इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकर आ गया। यम, या यूं कहें ओल्ड किन, ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और कुछ शर्मिंदा से दिखे। अहम, भाई शेन, तुम्हारी पत्नी लिन कैंगशू है ना? हाँ, वही है। और वह गुजारे के लिए क्या करती है? उसकी अपनी फूलों की दुकान है, जिसे वह खुद ही चलाती है। ओल्ड किन ने जोर से सांस ली और उनकी नजर मुझ पर और भी ज्यादा चौकन्नी हो गई। एक पैसे फूंकने वाला घर, यह तो सचमुच बहुत भयानक बात थी। वे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को खाली नजरों से घूरते रहे। उनके चेहरे पर घोर निराशा साफ झलक रही थी। भाई, जरा इसे देखो, ये पिछले 3 दिनों के पाताल लोक की मुद्रा के विनिमय दर हैं। ये तो लगभग सीधी रेखा में नीचे गिर गए हैं। तुम्हारी पत्नी जितना पैसा जलाकर यहां नीचे भेज रही है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। इसने हमारे आंतरिक वित्तीय बाजारों को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है और बेतहाशा महंगाई बढ़ा दी है। मैंगपो सूप का एक कटोरा 10 सिक्कों से बढ़कर सीधे 100 सिक्कों का हो गया है। यहां नीचे जो छोटे छोटे शैतान हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी ट्रेनिंग शुरू की है, वे तो अब पूरी तरह से बगावत करने की कगार पर पहुंच गए हैं। मैं यह सब सुनकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। क्या पाताल लोक की अर्थव्यवस्था सचमुच इतनी कमजोर थी? ओल्ड किन ने एक गहरी सांस ली, अपनी डेस्क की दराज से सिगरेट का एक मुड़ा तोड़ा पैकेट निकाला
और मुझे एक सिगरेट पेश की। मैंने उस पर एक नजर डाली। वह तो इंसानों की दुनिया का कोई ब्रांड था। लो, एक सिगरेट पियो। मैंने मना करने के लिए अपने हाथ हिलाए, ये इशारा करते हुए कि मैं सिगरेट नहीं पीता। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक सिगरेट जला ली। उन्होंने एक गहरा कश लिया और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। भाई, मैं बात को घुमा फिराकर नहीं कहूंगा। तुम्हारी पत्नी ने जो पैसे जलाकर यहाँ भेजे थे, उन्हें छूने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। हमने वे सारे पैसे तुम्हारे लिए अंडरवर्ल्ड सेंट्रल बैंक में जमा कर दिए हैं। लेकिन अभी अंडरवर्ल्ड के खजाने में पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। उसने मेरी तरफ बहुत ही संजीदा नजर से देखा। देखो, क्या तुम हमें थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? इसे तुम अंडरवर्ल्ड की तरफ से तुम्हारे लिए जारी किया गया एक स्पेशल गवर्नमेंट बॉन्ड ही समझ लो। हम अभी इसकी शर्तें तय कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि इस पर मिलने वाला ब्याज जिंदा लोगों की दुनिया में मिलने वाले किसी भी ब्याज से कहीं ज्यादा होगा। मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। नर्क का राजा मुझसे उधार मांग रहा है। अगर यह बात कभी बाहर पता चल गई तो पूरे अंडरवर्ल्ड में हंगामा मच जाएगा। लेकिन जब मैंने ओल्ड किन के चेहरे की तरफ देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी रो पड़ेगा, तो मुझे अचानक मैथ्यू का वह घमंडी मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया। मेरे दिमाग में एक विचार कौन था। मैंने अपना गला साफ किया, कुर्सी पर पीछे की ओर टेक लगाई और अपने पैर एक दूसरे पर चढ़ा ली। पैसे उधार देना? खैर, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओल्ड किन की आंखें चमक उठीं। बताओ क्या है? सिर्फ एक पर ही मत रुको। अगर जरूरत पड़ी तो मैं 100 शर्तें भी मान लूंगा। मैं मुस्कुराया और 3 सीधे साधे शब्द कहे। मुझे एक पास चाहिए। मुझे एक ऐसा पास चाहिए जो मुझे जब भी मेरा मन करे जिंदा लोगों की दुनिया को देखने की इजाजत दे और मुझे अपनी पत्नी से उसके सपनों में मिलने की शक्ति दे। ओल्डकिन हैरानी से पलकें झपकाईं और फिर तुरंत अपनी जांघ पर हाथ मारा। बस इतनी सी बात? ये तो कोई शर्त ही नहीं है। उसने अपनी मेज पर रखा फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो, क्या ये रेन शिशी है? मैं किन गुआंगवांग बोल रहा हूँ। शेन मो को यिन यांग ब्यूरो में 11वें दर्जे का इंस्पेक्टर नियुक्त करो, अभी के अभी। हाँ, इसी वक्त। फोन रखने के बाद उसने एक चौड़ी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। भाई, क्या तुम इस पद से खुश हो? यिन यांग ब्यूरो में 11वें दर्जे का एक बड़ा अफसर। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। अभी 3 दिन पहले ही मैं ब्यूरो ऑफ ची में एक मामूली सा इंसान था, जिसे मेरे साथी लगातार तंग करते रहते थे। और 3 दिन बाद मैं खुद नरक के राजा का एक भरोसेमंद सहायक बन चुका था। यह एक बहुत ही तेजी से हुई तरक्की थी, और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरी एक ऐसी पत्नी है जो मुझसे पागलों की हद तक प्यार करती है। किन जुए मेरा इंतजार करना। जब मैं ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस, बेबसी के पुल के पश्चिमी छोर पर बने निरीक्षण कार्यालय में वापस लौटा, और उस समय मैंने एक प्रथम श्रेणी के उच्च अधिकारी वाली काले और सुनहरे डिजाइन वाली सरकारी पोशाक पहनी हुई थी, तो पूरा इलाका अफरा तफरी से भर गया। सबसे पहले डायरेक्टर ही दौड़ते हुए बाहर आए। मेरी पोशाक और मेरे हाव भाव देखकर वह लगभग घुटनों के बल ही गिर पड़े। लॉर्ड शेन! उनकी आवाज बेकाबू होकर कांप रही थी और उनके गंजे सिर पर ठंडे पसीने की एक पतली सी परत उभर आई थी। क्या अभी कुछ देर पहले ही तुमने मुझे शेन मो कहकर नहीं पुकारा था? अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर, ठीक उसी अंदाज में जैसे कोई वरिष्ठ अधिकारी करता है। मैंने एक हल्की सी बेपरवाह सी आवाज निकाली। डायरेक्टर साहब, इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। मां ज्यू, जो अपने साथियों के साथ आंगन में हो रही इस हलचल को देख रहा था, मुझे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसके होंठों से लटकती सिगरेट उसके हाथ से फिसल गई और जमीन पर गिरकर खनखना उठी। तो तुम, शेनमो, तुमने ये कपड़े कहां से चुराए? जाहिर है उसने अभी तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया था। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए मैं सीधे डायरेक्टर के पास चला गया। डायरेक्टर साहब, नरक के राजा ने एक आदेश जारी किया है। मुझे अंडरवर्ल्ड परलोक में फैली वित्तीय अनियमितताओं की पूरी तरह से जांच करने का हुक्म दिया गया है। सभी वित्तीय रिकॉर्ड को तुरंत सील कर दिया जाए और आगे की कार्रवाई के लिए यिन यांग ब्यूरो को सौंप दिया जाए। इसके अलावा मुझे शक है कि कुछ लोगों ने अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करके भूत दूतों, गोस्ट इनवॉयस के भत्ते में हेरा फेरी की है और अपने साथियों को तंग किया है। माँ ज्यू,
तुम्हें तत्काल प्रभाव से तुम्हारी ड्यूटी से निलंबित किया जाता है। मेरे अंगरक्षकों के साथ चलो। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही दो विशालकाय भूत सेनापति, जिनमें से हर एक की लंबाई 2 मीटर थी और जिनके चेहरे बेहद गंभीर और डरावने लग रहे थे, आगे बढ़ाए। उन्होंने मां जीव को दोनों तरफ से उसकी बाहों से कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा पल भर में ही पीला पड़ गया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझ पर ऐसे झूठे और बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हो? वह पागलों की तरह छटपटाया, ठीक वैसे ही जैसे किसी कुत्ते का गला किसी ने कसकर जकड़ रखा हो। मुझे फंसाया गया है डायरेक्टर, मुझे बचाओ डायरेक्टर। डायरेक्टर, जो बुरी तरह डरा हुआ था, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। वह एक खड़खड़ी की तरह अपना सिर तेजी से हिलाने लगा। लॉर्ड शेन, मैं एक अधिकारी के तौर पर अपनी इज्जत की कसम खाता हूं, इस बेचारे मातहत को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कितना रीढ़ विहीन और मौकाप्रस्त इंसान है। मैंने ठंडी नफरत भरी मुस्कान के साथ सोचा। मैथ्यू के पास गया और झुककर उसके कान में फुसफुसाया, इतनी धीमी आवाज में कि वह सिर्फ हम दोनों को ही सुनाई दे। भूत होना भी ठीक इंसान होने जैसा ही है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि माहौल को कैसे समझा जाए। मुझे बताओ, क्या अब मेरी हालात को समझने की समझ, सिचुएशनल अवेयरनेस काफी है? मैंने ठीक वही शब्द जो उसने कुछ देर पहले मुझे जलील करने के लिए इस्तेमाल किए थे, एक एक करके उसके मुंह पर वापस मार दिए। मैथ्यू का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखों में घोर दहशत और निराशा भर गई। मैं गलत था, लॉर्ड शेन। मैं मैं सचमुच गलत था। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे बख्श दो। अब बहुत देर हो चुकी है। इसे ले जाओ और इससे बेरहमी से पूछताछ करो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। घोस्ट जनरल उस बेचारे कीचड़ की तरह ढीले ढाले मैथ्यू को घसीटते हुए ले जा रहा था और यामिन के दरवाजों के पीछे गायब हो गया। आसपास खड़े भूत सिपाही डर के मारे जम से गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोले। क्या यह सत्ता का स्वाद है? मैंने उन पर और ध्यान नहीं दिया और सीधे उस कमरे में चला गया जो खास मेरे लिए तैयार किया गया था। यिन यांग साधक बनने पर मुझे एक बहुत ही जरूरी विशेषाधिकार मिला था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल खड़ा था, एक खामोश माध्यम जो इंसानी दुनिया में होने वाली हर चीज को दिखाने में सक्षम था। मैंने गहरी सांस ली और अपनी यिन ऊर्जा को क्रिस्टल में प्रवाहित किया। लिन चिंगशू। दर्पण स्थिर रहा और जल्द ही मेरे सामने एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। यह मेरी पत्नी चिंगशू थी। मेरी पुरानी टी शर्ट में वह सोफे पर सिमटी बैठी थी और अपने शादी के सर्टिफिकेट को सीने से लगाए हुए थी। उसका वजन बहुत कम हो गया था। उसका कभी गुलाबी रहने वाला चेहरा, जो एक प्यार करने वाली पत्नी की निशानी था, अब सिर्फ पीलापन और थकावट बनकर रह गया था। कॉफी टेबल पर कागज के चढ़ावे और सोने की ईंटों के साथ साथ कागज के घर और कारें भी बिखरी पड़ी थीं, जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से अपने हाथों से बनाया था। पगली, तुम्हारी ड्राइंग बहुत खराब है। मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बेरहमी से जकड़ रहा हो। दर्द असहनीय था। ठीक उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। चिंगशू सावधानी से खड़ी हुई और दरवाजे के छेद से झांका। उसका शरीर साफ तौर पर अकड़ गया। उसने दरवाजा नहीं खोला। दूसरी तरफ से एक तेज जबान वाली, कड़वी बातें करने वाली औरत की आवाज आई। लिन चिंगशू, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर ही हो। ये मत सोचो कि कायरों की तरह छिपने से तुम्हारा कुछ भला होगा। यह घर मेरे भाई का है। तुम्हारे जैसी बाहरी औरत को यहां घुसकर बैठने और जाने से मना करने का क्या हक है? मेरी मुठ्ठियां तुरंत कसकर भींच गईं। मेरे नाखून मेरी चमड़ी में गहरे तक गड़ गए। यह औरत मेरे पिता की बड़ी बहन थी, मेरी बुआ, जो बचपन से ही द्वेषपूर्ण और कड़वी जबान वाली थी। वह एक बेशर्म मौका परस्त औरत थी। जब मैं जिंदा था तो वह रोजाना मेरे पास आती थी, मेरी चापलूसी करती थी और मुझसे एहसानों की भीख मांगती थी। लेकिन जिस पल मेरी मौत हुई, उसने अपना असली घिनौना रूप दिखा दिया। दरवाजे के बाहर एक नौजवान की आवाज गूंजी, तुम्हारा यहां कोई हक नहीं है, दफा हो जाओ यहां से। ये मेरा चचेरा भाई ली फेई था, एक निकम्मा, बेकार और आवारा लड़का जिसे उसकी मां ने पूरी तरह बिगाड़ दिया था। जानवरों का झुंड। गुस्से से मेरी आंखें लाल हो गईं। मेरा मन किया कि मैं उसी पल पाताल लोक से बाहर निकलूं और उस कमीनी मां और बेटे को मार डालूं। शीशे में कहिंग शुए एक तक सामने देख रही थी।
उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। उसने अपना फोन उठाया और कांपती उंगलियों से एक नंबर डायल किया। हेलो, क्या यह पुलिस है? कोई कोई मेरे घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, दरवाजे की दूसरी तरफ से जोरदार धमाकों की आवाजें आने लगीं। वे दरवाजे को तोड़ रहे थे। अरे बेशर्म, घटिया औरत, बेटे, दरवाजा तोड़कर खोल दे। पुलिस तो वैसे भी इसे यहां से घसीटकर बाहर निकालने ही वाली है। मेरी चाची शेन की गालियां तीखी और कर्कश, जैसे कांच पर नाखून रगड़े जा रहे हों, मेरे कानों में चुभ रही थीं और मुझे असहनीय दर्द दे रही थीं। उनकी चीखों के बीच उस कमीने ली फेई की भारी भरकम दहाड़ भी सुनाई दे रही थी। लिन काइंग शुए, अगर तूने अभी यह दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा और तेरी टांगें तोड़ दूंगा। दरवाजे पर होने वाली हर जोरदार टक्कर मुझे किसी भारी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी, जो सीधे मेरे दिल पर लग रही थी। उस क्रिस्टल पोर्टल के जरिए मैं देख पा रहा था कि कैंग शुए दरवाजे के पीछे सहमी हुई खड़ी है। उसका छोटा सा शरीर हवा में फंसे सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने अपने होंठ कसकर दबा लिए थे, अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसुओं की धाराएं पहले ही उसके गालों को भिगो चुकी थीं। डरो मत कैंग शुए, डरो मत। मैं उस क्रिस्टल की तरफ देखकर मन ही मन चीखा, लेकिन मेरी आवाज उसकी दुनिया तक नहीं पहुंच सकी। मैं बेबस होकर देखता रहा जब वह लकड़ी का दरवाजा, वही दरवाजा जिसे हमने मिलकर चुना था, उस जोरदार हमले के आगे झुकने और टूटने लगा। दरवाजे की चौखट के चारों ओर से लकड़ी के टुकड़े टूटकर गिरने लगे। गुस्सा और पूरी तरह से बेबसी दो जहरीले सांपों की तरह मेरे चारों ओर लिपट गए और बेरहमी से मेरे दिल को कुतरने लगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं पाताल लोक का एक महान सेनापति हूं? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं अधोलोक का रक्षक हूं? मैं अपनी खुद की पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकता। शांत हो जाओ, चुप रहो। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। गुस्से से कुछ हल नहीं होता। मैं यिन यांग मामलों के ब्यूरो का एक जांच करता हूं। मेरे पास इससे निपटने का कोई ना कोई तरीका जरूर होना चाहिए। मैंने झटके से अपनी आंखें खोलीं, अपने कमरे से बाहर निकला और सीधे पाताल लोक के विशाल अभिलेखागार की ओर चल पड़ा। इन दीवारों के भीतर अधोलोक की स्थापना के समय से जमा किए गए हर ग्रंथ और दस्तावेज को संजो कर रखा गया था। मैं जो ढूंढ रहा था वह कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा जरिया था जिससे कोई आत्मा जीवित लोगों की दुनिया में दखल दे सके। अभिलेखागार का रखवाला एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें भारी व ऊँगती हुई थीं। मेरे सरकारी वस्त्र और राज चिन्ह देखकर वह अचानक चौकन्ना होकर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। जी सर, क्या आपका कोई आदेश है? मुझे यिन और यांग के बीच का मार्ग, पैसेज बिटवीन यिन एंड यांग से जुड़ा हर दस्तावेज चाहिए, अभी, इसी वक्त। जी सर, कृपया इस तरफ आइए। उस बूढ़े आदमी ने जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं की। वह मुझे तेजी से अभिलेखागार के भीतरी हिस्सों में ले गया। धूल से लदी किताबों की एक कतार के सामने पहुंचकर उसने इंसानी चमड़ी में बंधी हुई एक भारी और मोटी किताब निकाली। हर जरूरी ग्रंथ यही मौजूद है। मैंने उसके हाथों से हड्डियों से बंधी वह किताब झपट ली और उसके पन्ने पलटने लगा। उसके भीतर लिखा पाठ खून से लिखा हुआ था, जिससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जो यिन और यांग के लोगों को आपस में जोड़ती थी। मैंने बिजली की तेजी से पन्नों को सरसरी नजर से पढ़ा। जीवितों की दुनिया में वापसी के लिए रक्त बलि, आत्मा का स्थानांतरण और पुनर्जन्म, अधोलोक की सेनाओं का कूच, इनमें से हर रहस्यमयी ग्रंथ की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। या तो 1000 साल की आध्यात्मिक साधना की बलि देनी पड़ती, या फिर अनगिनत जीवित आत्माओं को भक्षण करना पड़ता। इन तरीकों को अपनाना मेरी पहुंच से पूरी तरह बाहर था। क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं था? मेरा दिल धीरे धीरे डूबता चला गया। ठीक जब मैं निराशा की कगार पर खड़ा था, तभी मेरी उंगलियां एक मुड़े टुड़े कागज के टुकड़े से टकराईं, जो किताबों में से एक की जिल्द के भीतर गहराई में दबा हुआ था। मैंने उसे सावधानी से बाहर निकाला। उस पर बस कुछ ही पंक्तियां लिखी थीं। पुण्य की असीम सुनहरी रोशनी का उपयोग करके कोई भी अपनी विशुद्ध इच्छा का एक भौतिक रूप गढ़ सकता है, जो दूसरों की आंखों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। फिर भी यह शक्ति क्षण भंगुर है। एक बार जब यह सुनहरी रोशनी समाप्त हो जाती है,
तो आत्मा शरीर को ऐसा नुकसान पहुंचता है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। मैं सदमे से जड़ होकर खड़ा रह गया। पुण्य की सुनहरी रोशनी, आखिर ये बला क्या थी? मेरे स्वामी, आप ऐसा बिल्कुल न करें। यह तो वही पौराणिक पुण्य का प्रकटीकरण है। बूढ़ा आदमी हकलाते हुए बोला। पुण्य की सुनहरी रोशनी एक दिव्य आशीर्वाद है जो स्वर्गीय दांव, हेवनली दांव, उन लोगों को प्रदान करता है जिन्होंने अपने नश्वर जीवन में अत्यंत परोपकारी कार्य किए हों। यह सामान्य पुण्य से 10,000 गुना अधिक कीमती है। आपकी मृत्यु एक नश्वर की तरह हुई है, इसलिए निस्संदेह आपके पास ऐसा पुण्य मौजूद है। हालांकि यही सार आपके भविष्य के पुनर्जन्म चक्र की नींव है। एक बार यह समाप्त हो गया तो यह आपके आध्यात्मिक मार्ग के पूर्ण विनाश के समान होगा। मैंने कागज पर लिखे शब्दों को घूरा और फिर मुझे उस क्रिस्टल में दिखी चिंगशू की छवि याद आई। उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वह बारिश में भीगे किसी फूल की तरह बेहद नाजुक लग रही थी। अगर मैं उस स्त्री की भी रक्षा नहीं कर सकता जिससे मैं प्रेम करता हूं, तो फिर उस मनहूस आध्यात्मिक मार्ग का मेरे लिए क्या ही उपयोग था? मुझे बताओ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मेरी आवाज धीमी थी, फिर भी उसमें एक ऐसा अटल और अडिग संकल्प था जिसके आगे किसी भी तर्क की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी नजरों की तीव्रता से भयभीत होकर बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, आपको बस बस उस सुनहरी रोशनी को प्रवाहित करना है और चुपचाप उस व्यक्ति का नाम जपना है जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं। मेरे होंठों से शब्द निकले भी नहीं थे कि मैं मुड़ा और पुस्तकालय मंडप से तेजी से बाहर निकलकर वापस उस ताबूत वृक्ष, कॉफिन ट्री की ओर दौड़ पड़ा। क्रिस्टल गोले के भीतर का दरवाजा पहले से ही डगमगा रहा था और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह पूरी तरह से टूटकर खुल गया। शेन डागू और ली फेई अंदर धड़ाम से घुसे और उनके दोनों ओर दो हट्टे कट्टे गुंडे खड़े थे जिनके चेहरों पर खौफनाक और क्रूर भाव थे। दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ वे अंदर की ओर लपके। ली चिंगशू, चलो देखते हैं कि अब तुम भागकर कहां जाओगी, उन्होंने ताना मारा। चिंगशू, ओ सिद्धि और मनहूस औरत, मैं यह पक्का करूंगा कि तुम्हें मृत्यु के बाद के जीवन में कभी शांति न मिले, कभी भी नहीं, अनंत काल तक नहीं। अब और हिचकिचाए बिना मैं पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया। जल्द ही मुझे अपने अस्तित्व की गहराई से एक हल्की फिर भी अविश्वसनीय रूप से गर्म सुनहरी चमक निकलती हुई महसूस हुई। यह पुण्य की सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट ऑफ मेरिट थी। यही वह पल है। शेनमो के नाम पर मैं पुण्य की सुनहरी रोशनी का आह्वान करता हूं ताकि वह मेरी प्यारी पत्नी लिन किंगशू की रक्षा कर सके। मैं जोर से दहाड़ा और अपनी इच्छा शक्ति का एक एक कतरा उस सुनहरी चमक में उड़ेल दिया। तुरंत ही वह सुनहरी रोशनी मेरे शरीर से फूट पड़ी और एक चकाचौंध भरी किरण की धारा में बदल गई जिसने कॉफिन ट्री की छत को भेद दिया, अधोलोक, अंडरवर्ल्ड के वीरान भूरे आसमान को चीर दिया और सीधे जीवितों के लोक, रेल्म ऑफ द लिविंग की ओर तेजी से बढ़ गई। जहां तक मेरी बात है, मुझ पर अचानक कमजोरी की एक जबरदस्त लहर छा गई। मुझे ऐसा लगा मानो मेरी चेतना पूरी तरह से निचोड़ ली गई हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर लुढ़क गया। इस बीच जीवितों के लोक में मेरे घर पर, अरे ओ कचरे के टुकड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को बुलाने की? ली फेई ने सुकिंग अश्यू के हाथ से उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। स्क्रीन तुरंत ही हजारों टुकड़ों में बिखर गई। चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान लिए वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए किंगशू की ओर बढ़ी। अगर आज मैंने तुझे, इस चलती फिरती मनहूसियत को, इस घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं अपना सरनेम बदल दूंगी। तुम लोग यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इसका सारा सामान बाहर फेंक दो, जल्दी करो। यह घर मनहूसियत से दूषित हो गया है और मुझे यहां किसी को बुलाकर भूत प्रेत भगाने का अनुष्ठान, एग्जॉर्सिज्म करवाना है। उन हट्टे कट्टे गुंडों में से एक ने लंपटता भरी मुस्कान के साथ किंगशू की बांह पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हताशा में किंगशू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी गालों से आंसुओं की दो साफ धाराएं बह निकलीं। लेकिन ठीक उसी पल जब वह गंदा हाथ उसे छूने ही वाला था, कमरे में अचानक एक जोरदार कंपन हुआ। बत्तियां तेजी से टिमटिमाने लगीं और उनमें से बिजली के करंट की चरचराती हुई आवाज आने लगी। बाहर का आसमान, जो पहले साफ था, अचानक काला और उदास हो गया
और भारी भरकम काले बादल नीचे की ओर उतर आए। न जाने कहां से एक हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी हवा चलने लगी, जिसने जमीन पर बिखरे कागजों को घुमाकर एक अराजक भंवर बना दिया। हवा का एक जोरदार झोंका कमरे में तेजी से घूमा और पल भर में ही तापमान को जमा देने वाले स्तर तक गिरा दिया। आखिर यह हो क्या रहा था? ली फेई जहां खड़ी थी वहीं जम गई और डर के मारे चारों ओर देखने लगी। आंटी शेन का चेहरा भी डर के मारे पीला पड़ गया। क्या क्या हमने किसी चीज को जगा दिया है? अचानक कमरे की सारी बत्तियां और टिमटिमाकर बुझ गईं और पूरा कमरा घने अभेद्य अंधेरे में डूब गया। अंधेरा इतना गहरा था कि किसी को अपने चेहरे के आगे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खिड़की से छनकर आ रही धुंधली मटमैली रोशनी से ही कमरे की बनावट का हल्का फुल्का अंदाजा लग पा रहा था। आंटी शेन ने एक तीखी चीख मारी। कौन कौन मेरी गर्दन को छू रहा है? मां, मुझे इस तरह मत डराओ। ली फेई की आवाज बेकाबू होकर कांपने लगी। वे दोनों हट्टे कट्टे गुंडे भी घबरा गए। यहां कुछ तो जरूर गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई और भी मौजूद है। अंधेरे में से एक धीमी भारी आवाज, जो ऐसी लग रही थी मानो नरक की सबसे गहरी खाइयों से आ रही हो, धीरे धीरे बोलने लगी। दफा हो जाओ यहां से, तुम सब। आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी उसमें एक जबरदस्त रूह कंपा देने वाली धमकी छिपी थी। एक प्राचीन आदिम सत्ता जो हर किसी के कानों में साफ गूंज रही थी। उन हट्टे कट्टे आदमियों में से एक का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। एक जोरदार चीख के साथ वह घूमा और दरवाजे की तरफ भागा, जबकि दूसरा भी उसके पीछे पीछे भागा, हड़बड़ी में ठोकर खाता और रेंगता हुआ। यहां भूत प्रेत का खेल कौन खेल रहा है? बाहर आओ और खुद को दिखाओ। ली फेई ने अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हुए डींग मारी। उसे जवाब में सिर्फ कॉफी। टेबल पर पड़ा एक फलों वाला चाकू मिला। वह चाकू हवा में अस्थिर होकर तैरने लगा और उसकी धार सीधे ली फेई के माथे के बीचों बीच थी। डर के मारे ली फेई की हालत खराब हो गई। डर के मारे उसने वहीं कपड़े खराब कर दिए और वह जमीन पर ढेर होकर गिर पड़ी। आंटी शेन की हालत तो और भी बुरी थी। वह तो बस घोर आतंक के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। फलों वाला चाकू हवा में कुछ पल के लिए लटका रहा, फिर हवा की सनसनाहट। वह ली फेई के सिर के पास से तेजी से गुजरा और उसके पीछे की दीवार से जोरदार टक्कर के साथ जा टकराया। टक्कर की जोरदार ताकत से चाकू का हथा अभी भी कांप रहा था। ली फेई को अपने सिर के ऊपरी हिस्से से बालों की एक लट नीचे फिसलती हुई महसूस हुई, जो किसी गर्म तरल पदार्थ की बूंदों से भीगी हुई थी। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह हड़बड़ाकर खड़ी हुई, अपनी बेहोश मां को घसीटते हुए अपने पीछे खींचा और उस कमरे से भाग निकली, कभी रेंगते हुए तो कभी ठोकर खाते हुए, जिसने उसकी आत्मा को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। आखिरकार दुनिया में फिर से सन्नाटा छा गया। उस अंधेरे में अब बस एक ही आवाज बाकी थी, सुकिंगशु की धीमी और एक जैसी सांसों की आवाज। और इसी के साथ वह हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड धीरे धीरे छोंटने लगी। छत से एक हल्की, मुश्किल से दिखाई देने वाली सुनहरी रोशनी नीचे उतरी और किंगशु के सिर पर बड़े प्यार से आ टिकी, मानो कोई कोमल हाथ उसे दिलासा दे रहा हो। किंगशु का रोना धीरे धीरे थम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई जानी पहचानी और गर्मजोशी भरी मौजूदगी ठीक उसके बगल में ही हो। यह कौन है? उसने हिचकिचाते हुए आवाज लगाई। क्या यह तुम हो? क्या तुम वापस आ गए? क्या सचमुच यह तुम ही हो? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी वह उस मौजूदगी को ठीक अपने बगल में महसूस कर सकती थी, मानो वह कभी वहां से गई ही न हो। वह मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराई, उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। मुझे पता था कि तुम मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ोगे। यिन और यांग के बीच संतुलन बनाने का कठिन काम अभी अभी पूरा करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरा पूरा आत्म शरीर, सोल बॉडी अंदर से खोखला हो गया हो। मैं पूरी तरह से निढाल हो चुका था। वह सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग जो उस पुस्तकालय यानी अधोलोक के अभिलेखागार, आर्काइव ऑफ द अंडरवर्ल्ड का रखवाला था, उसने अपने चेहरे पर गहरी चिंता के भाव लिए मेरी ओर हाथ बढ़ाया। हे स्वामी, आप जाग गए। क्या मैं सफल रहा? क्या वह सुरक्षित है? आप सफल रहे? सचमुच आप सफल रहे। मैंने अभी अभी नियमों के शास्त्र, स्क्रिप्चर ऑफ लॉज में देखा है। आप बड़ी मुश्किल से ही इस मर्त्यलोक में जीत हासिल कर पाए। आपकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि आपने उन दुष्टों को डर के मारे
वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। मैंने राहत की सांस ली और सीधे बैठने की कोशिश करने लगा। हे स्वामी, कृपया हिलें डुलें नहीं। इस प्रयास में आपने अपनी पुण्य की सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट ऑफ मेरिट का 70% हिस्सा खर्च कर दिया है। आपके आत्म शरीर को गंभीर क्षति पहुंची है और उसे तुरंत शांतिपूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने एक फीकी सी मुस्कान के साथ बुदबुदाया। कीमत सचमुच बहुत भारी थी। फिर भी जब तक किंगशू सुरक्षित है, यह सब कुछ सार्थक है। मैंने उसके द्वारा बढ़ाया गया जेड जेड पत्थर का छोटा सा पात्र वायल अपने हाथ में लिया और उसका ढक्कन खोला। एक शुद्ध ताजगी भरी खुशबू फैल गई। बूढ़ा किन सच में जानता है कि लोगों का ख्याल कैसे रखना है। मैंने वह अमृत पी लिया। तुरंत ही मेरे पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई और मेरी आत्मा शरीर में जो कमजोरी थी वह तुरंत दूर हो गई। मैं कुएं की तरफ गया। उसकी आईने जैसी सतह पर मुझे अपना अक्स दिखा और मैंने देखा कि चिंगशुए सो गई थी। वह सोफे पर लेटी थी और हमारी शादी की तस्वीर को अपने सीने से लगाए हुए थी। हालांकि उसकी आंखों के कोनों में आंसुओं के निशान अभी भी बाकी थे, फिर भी उसके होंठों पर एक हल्की सुकून देने वाली मुस्कान थी। अरे पगली, सोफे पर सोने से तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैंने अपना हाथ बढ़ाया उसका चेहरा सहलाने की चाहत में, लेकिन मेरा हाथ बस कुएं की ठंडी कठोर सतह के आर पार निकल गया। हमारे बीच एक ऐसी खाई थी जिसे पार करना नामुमकिन था। दो दुनियाओं के बीच की सरहद। मेरे स्वामी, उस बूढ़े रक्षक ने कहा, सिर्फ पुण्य की सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट ऑफ मेरिट के भरोसे जीत हासिल करना लंबे समय के लिए कोई टिकाऊ रणनीति नहीं है। अगर आप सच में अपनी पत्नी की सुरक्षा पक्की करना चाहते हैं तो आपको कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। मैंने सिर हिलाया, ये जताते हुए कि मैं समझ गया हूं। इस बार मैंने उन्हें सच में एक बेकार के काम में उलझा दिया था। हालांकि वह मां और बेटा बेहिसाब लालच में डूबे हुए थे और इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। मुझे एक ऐसी रणनीति बनानी थी जिससे मैं उनकी अपनी ही बुराई को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। क्या पाताल लोक में कोई ऐसा मंत्र था जो जीवित लोगों पर बदकिस्मती या आफत ला सके? असल में एक चीज थी जिसे बदकिस्मती का तावीज, मिसफॉर्चून टैलिस्मन कहा जाता था, जिसे खास तौर पर इंसानी दुनिया के दुष्ट लोगों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। किसी को बस उस तावीज पर उस दुष्ट व्यक्ति की जन्म की जानकारी लिखनी होती थी और फिर उसे कर्मों के हिसाब, कार्मिक रिट्रीब्यूशन की शक्ति से सक्रिय करना होता था। ऐसा करने से बदकिस्मती उस व्यक्ति से चिपक जाती थी, जिससे उसे आर्थिक बर्बादी, अपने प्रियजनों को खोने का दुख या यहां तक कि एक हिंसक और खूनी मौत भी मिल सकती थी। लेकिन मैं ऐसी चीज कहां से हासिल कर सकता था? ये तावीज आमतौर पर सजा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पनिशमेंट के अधिकार क्षेत्र में आते थे। एक ऐसी संस्था जहां बहुत ही सख्त नियम थे और आम भूत सिपाहियों की पहुंच से पूरी तरह बाहर थे। सज्जा विभाग, मुझे वहां ले चलो। इधर से महाराज। सज्जा विभाग पूरे पाताल लोक का सबसे खौफनाक विभाग था। यह सबसे जघन्य पापियों के लिए जेल का काम करता था। वे लोग जिन्होंने जीते जी भयानक अपराध किए थे और मरने के बाद जिन्हें नरक की गहराइयों में फेंक दिया गया था। जैसे ही मैं प्रवेश द्वार पर पहुंचा, मुझे अंदर से चीखने, चिल्लाने और भयानक पीड़ा की गूंज सुनाई दी। सज्जा विभाग का निदेशक एक विशालकाय क्रूर आदमी था, जिसकी घनी झाड़ीदार दाढ़ी और एक ही दुष्ट आंख थी। उसके औरे से एक जबरदस्त जानलेवा इरादा झलक रहा था। मुझे देखते ही उसने बस एक ऊपरी तौर पर बेमन से झुककर अभिवादन किया। उसके हाव भाव से साफ तौर पर अहंकार झलक रहा था। लॉर्ड शेन, आपके यहां पधारने का हमें क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ है? मुझे कुछ बदकिस्मती के ताबीज चाहिए। उस एक आंख वाले निदेशक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बदकिस्मती के ताबीज पाताल लोक के बहुत जरूरी हथियार हैं। उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उनके इस्तेमाल के लिए नरक के राजा का सीधा लिखित आदेश चाहिए। साथ ही सरकारी रिकॉर्ड में एक विस्तृत एंट्री भी होनी चाहिए, जिसमें यह बताया गया हो कि निशाना कौन है और इस कार्रवाई का क्या औचित्य है। वह बस सरकारी नियमों का बहाना बनाकर मुझे टालने की कोशिश कर रहा था। मैं मुस्कुराया। निदेशक, मैंने सुना है कि आपका बेटा, ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में वांगसी शहर में काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मंत्री शेन, आप असल में कहना क्या चाहते हैं? कुछ खास नहीं। मुझे बस ऐसा लगता है कि आपके काबिल बेटे में असाधारण प्रतिभा है
और उसे वांगसी शहर तक सीमित देखना सचमुच अफसोस की बात होगी। मेरे यिन यांग निदेशालय को अभी एक डिप्टी की जरूरत है। निदेशक है, इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? यह एक बेशर्म, साफ साफ प्रस्ताव था। पॉइजन आई ब्यूरो के निदेशक एक चालाक इंसान थे। उन्होंने काफी देर तक मुझे घूरा। उनके चेहरे की मांसपेशियां अनजाने में फड़क रही थीं। आखिरकार उन्होंने अपने कसे हुए दांतों के बीच से एक ही वाक्य कहा, मंत्री शेण, कृपया अंदर आइए। मुझे 10 मेउन तावीज मिले। हर एक से एक बदबूदार काली आभा निकल रही थी, जिन पर तथाकथित भूत के खून से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। दंड विभाग के निदेशक ने खुद मुझे अपने विभाग के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। उनका रवैया हमारे पिछले शत्रुतापूर्ण टकराव की तुलना में कहीं ज्यादा विनम्र था। मैंने बस एक छोटा सा सिर हिलाया और इस तरह सौदा पक्का हो गया। पाताल लोक भी ठीक नश्वर लोक की तरह ही एक ऐसी जगह है जहां निजी जान पहचान और सामाजिक दांव पेच हर जगह मौजूद होते हैं। यिन यांग मंदिर लौटने पर मैंने तुरंत अपनी कूची और स्याही निकाली। फिर मैंने जियांग शेन की बुआ और ली फेई के जन्म का विवरण यानी बाजी उन 2 मेयून ताबीजों पर लिख दिया। मुझे वे अच्छी तरह याद थे। जब मेरी माँ जीवित थीं तो वह हर चंद्र नव वर्ष पर उन्हें जोर जोर से दोहराया करती थीं। काम पूरा करने पर मैंने अपनी थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा उन तावीजों में प्रवाहित कर दी। वे अपने आप जल उठे। उनसे ठंडा काला धुआं निकलने लगा और वे पलक झपकते ही गायब हो गए। अब बस आराम से बैठकर तमाशा देखने का इंतजार था। मैंने अपनी नजर वापस उस क्रिस्टल वाले जादुई दर्पण की ओर घुमाई। वहां ली फेई, नश्वर लोक का वह बदमाश, अपनी मां को सहारा देते हुए मुख्य द्वार से बाहर निकल रहा था। उसकी मां को अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी। बुआ शेन के सिर पर बंधी पट्टियां अभी भी साफ दिखाई दे रही थीं। मां, तुम्हारा वह घर तो शहर के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा और आलीशान अपार्टमेंट है। उसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ तो होगी ही। क्या हम सच में उसे ऐसे ही हाथ से जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। वह कमबख्त लिन किंग शू पक्का कोई अंधविश्वास वाला ढोंग रच रही है ताकि हम डर कर वहां से भाग जाएं। तुम चिंता मत करो फेयर, कल मैं किसी सबसे बड़े तांत्रिक या गुरु को ढूंढ कर लाऊंगी। मैं यह पक्का करूंगी कि उस छोटी सी छिनाल को वहां से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाए। ठीक उसी समय लीफे का मोबाइल फोन बजा। उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। वह एक अनजान नंबर था। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या यह मिस्टर लीफे हैं? मुझे आपके कर्जदारों ने भेजा है। जो कर्ज आप पर बाकी है, वह बकाया लोन, उसका पूरा भुगतान आज ही करना होगा। क्या? मेरे मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। मैं तो पूरी तरह कंगाल हो चुका हूं। पैसा नहीं है तो फिर हम उसके बदले तुम्हारे हाथ जमानत के तौर पर रख लेंगे। मेरे लड़के अभी तुम्हारे दरवाजे के ठीक बाहर ही खड़े हैं। रुको बड़े भाई, ऐसा मत करो। मैं अभी तुम्हारा कर्ज चुका देता हूं। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें पैसे दे देता हूं। ली फेई डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने फोन काटा और एक गर्म तवे पर पड़ी चींटी की तरह बेचैनी में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। मां, अब हम क्या करें? कर्ज वसूलने वाले लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गए हैं। बकवास करना बंद करो और कुछ सोचने पर ध्यान दो। हमें किसी भी तरह से पैसे का इंतजाम करना होगा, और वह भी बहुत जल्दी। जैसे ही मां और बेटा घबराहट में इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, तभी अचानक सड़क के मोड़ से एक पानी का टैंकर तेजी से उनकी तरफ आता दिखाई दिया। उसका ड्राइवर गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो चुका था। वह टैंकर सीधे उनके दरवाजे की तरफ बढ़ा चला आया और उसके स्प्रिंकलर से जोरदार आवाज निकल रही थी। ली फेई चीखते हुए चारों हाथ पैर के बल रेंगकर किसी तरह सुरक्षित जगह पर पहुंचा। लेकिन आंटी शेन इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। टैंकर से निकले पानी के तेज फव्वारे से वह सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह भीग गईं। बात और भी तब बिगड़ गई जब उनके पैर फिसल गए और वह सीधे अपनी पीठ के बल जमीन पर जा गिरी, ठीक सड़क के किनारे लगी उस दुकान पर जहां बदबूदार टोफू, स्टिंकी टोफू, बिक रहा था। दुकानदार के कड़ाहे में खौल रहा तेल छलक कर बाहर गिर पड़ा और सीधे उनके पैर पर जा गिरा। आंट शेन ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। वह टांग! अस्पताल के बाहर का इलाका तुरंत ही अफरा तफरी में बदल गया। अपनी क्रिस्टल बॉल में इस तमाशे को देखते हुए मुझे जरा भी हमदर्दी महसूस नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में आन शेन और उनके बेटे
ली फेई को बदकिस्मती का असली मतलब समझ में आ गया। ऐसी बदकिस्मती जिसमें ठंडा पानी पीने पर भी गला चौक हो जाए। आन शेन को जलने की चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक मेडिकल गलती के कारण उनके घाव में इन्फेक्शन हो गया। उनकी टांग काटनी पड़ सकती थी। ली फेई जुए का कर्ज चुकाने के लिए बेताब होकर अपनी पुरानी स्पोर्ट्स कार बेचने की कोशिश करने लगा। हालांकि वह अभी अपने रिहायशी इलाके से बाहर निकला ही था कि उसकी कार एक खाद से भरे ट्रक से टकरा गई। कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हालांकि उसे कोई शारीरिक चोट नहीं आई, लेकिन वह पूरी तरह से तरल खाद में नहा गया। जब एंड शेन बैंक से पैसे निकालने गईं, तो एटीएम ने उनका कार्ड निगल लिया। जब उन्होंने बाहर से खाना मंगवाया, तो या तो खाना गलत पते पर पहुंचता था या फिर उसमें कोई कॉकरोच निकलता था। यहां तक कि सड़क पर चलना भी खतरनाक साबित हुआ। ऊपर की बालकनी से गिरा एक गमला सीधे उनके सिर पर जा लगा। हालांकि वह सिर्फ प्लास्टिक का गमला था, फिर भी उसकी चोट से उनका सिर लहूलुहान और बुरी तरह घायल हो गया। महज 3 दिनों में ही मां और बेटा पूरी तरह से थक हार गए और उनकी हालत बेहद दयनीय हो गई। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है या कोई बुरी आत्मा उनका पीछा कर रही है। अब उनमें चिंग शुई को परेशान करने की हिम्मत नहीं बची थी। उन पर आ रही लगातार मुसीबतों से निपटना ही उनकी सारी ताकत निचोड़ने के लिए काफी था। इंसानी दुनिया में हालात कुछ समय के लिए शांत हो गए थे, लेकिन पाताल लोक में हलचल की एक नई लहर उठ रही थी। राजा यम से उधार लिए गए पैसों का इस्तेमाल करके और साथ ही मेरी पत्नी युआन अयुआन द्वारा मेरे लिए लगातार जलाई जा रही आत्मिक मुद्रा स्पिरिट मनी की मदद से मैंने पाताल लोक में निवेश करना शुरू कर दिया। मैंने विस्मृति नदी रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस के पार नाव चलाने का काम अपने कब्जे में ले लिया। बेबसी के पुल ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस पर टोल टैक्स पर अपना एकाधिकार जमा लिया और यहां तक कि विस्मृति के सूप ऑफ ओब्लिवियन की गुप्त रेसिपी के विशेष अधिकार भी हासिल कर ली। मेरी दौलत तेजी से बढ़ने लगी और हर गुजरते दिन के साथ वह और भी ज्यादा होती गई। पाताल लोक में मेरा रुतबा भी उसी तेजी से बढ़ता गया। यहां तक कि ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस मृतकों के जुड़वां रक्षक भी मुझसे अत्यंत शिष्टाचार से मिलते थे और मुझे सम्मानपूर्वक भगवान यान कहकर संबोधित करते थे। जब भी पाताल लोक के 10 महान स्वामी कोई बैठक बुलाते थे, तो उन्हें मेरे लिए एक सीट आरक्षित करनी पड़ती थी। मैं पाताल लोक का निर्विवाद धन का देवता बन गया था। फिर भी इस नई मिली हैसियत के साथ साथ नई परेशानियां भी आ गईं। जीवितों की दुनिया में किंग शुए अभी भी मेरे लिए स्प्रिट मणि कागजी मुद्रा जला रही थी। हालांकि इसकी मात्रा पहले की तुलना में थोड़ी कम हो गई थी, फिर भी यह एक बहुत बड़ी संपत्ति के बराबर थी। एक दिन ओल्डकिन नरक के राजा ने मुझे एक बार फिर अपने दफ्तर में बुलाया। उन्होंने मुझे एक वित्तीय रिपोर्ट थमाई। यह पाताल लोक का नवीनतम CDP सूचकांक है, उन्होंने कहा। यह फिर से बढ़ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाताल लोक सचमुच एक आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। मैं असहाय महसूस कर रहा था। मैंने सपनों के माध्यम से संदेश भेजने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार किंग शुए बस यही मान लेती थी कि मुझे परलोक में मुश्किल हो रही है और मुझे पैसों की जरूरत है। नतीजतन वह अगले ही दिन और भी ज्यादा स्पिरिट मनी जला देती थी। यह कितनी खुशनुमा छोटी सी परेशानी है, ओल्डकिन ने आह भरते हुए कहा। जीवितों के मामलों को केवल जीवित लोग ही सचमुच सुलझा सकते हैं। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी नजरें अविश्वसनीय रूप से गहरी होती गईं। भाई लू, शायद कोई एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे तुम सचमुच उससे आमने सामने मिल सकोगे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कौन सा तरीका? ओल्डकिन खिड़की की ओर चले गए और पाताल लोक के हमेशा भूरे बादलों से घिरे आसमान को निहारने लगे। हर साल 7वें चंद्र महीने के 15वें दिन घोस्ट फेस्टिवल, प्रेत उत्सव के दिन, नरक के द्वार थोड़ी देर के लिए खुलते हैं। उस दौरान येन और यांग लोगों के बीच का प्राकृतिक क्रम अस्थायी रूप से लचीला हो जाता है। यदि उस दिन तुम पाताल लोक के 10 महान सेनापतियों के प्रतीक टोकन्स इकट्ठा कर सको और अपनी असीम संपत्ति का उपयोग कर सको, तो शायद तुम एक ऐसा विशेष मार्ग बना पाओगे जिससे तुम जीवितों की दुनिया में लौट सको। जीवितों में लौटना, वे 2 शब्द मुझ पर सुनहरी बिजली की तरह गिरे और मेरे मन में गहरे तक उतर गए। मेरी सांसें तेज और उथली हो गईं। क्या यह सचमुच संभव है? यह बिल्कुल सच है।
बूढ़े किन मेरी तरफ मुड़े, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। लेकिन पाताल लोक के 10 महान मार्शल बहुत शक्तिशाली हैं और हर किसी की अपनी अजीब आदतें हैं। उनके टोकन हासिल करना कोई आसान काम नहीं होगा। इसके अलावा यिन और यांग के प्राकृतिक क्रम को उलटने से स्वर्ग का क्रोध जरूर भड़कता है। भले ही तुम सिर्फ एक अगरबत्ती जलने तक के समय के लिए ही जीवित दुनिया में लौट पाओ, तो भी इसकी जो कीमत तुम्हें चुकानी पड़ सकती है, वह तुम्हारी आत्मा का पूरी तरह से मिट जाना हो सकती है। मैं चुप हो गया। अपनी आत्मा का मिट जाना मतलब था हमेशा के लिए मौत, अपने अस्तित्व का पूरी तरह से खत्म हो जाना, जिसमें पुनर्जन्म का भी कोई मौका ना बचे। क्या तुम समझे? उन्होंने पूछा। उस एक अगरबत्ती के समय, उस पल भर के लिए तुम्हें सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, पूरी तरह से खत्म हो जाना। मेरी आंखों के सामने मुझे छिंगछुए का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा, एक ऐसी मुस्कान जो अभी भी आंसुओं के निशान से गीली थी। मेरी आंखों के सामने एक अकेली आकृति उभरी, वह सोफे पर दुबकी हुई, हमारी शादी की फोटो को कसकर पकड़े हुए। क्या तुम जानते हो? मैंने अपना सिर ऊपर उठाते हुए और पक्के इरादे से देखते हुए पूछा। मुझे बताओ, वे 10 यन मार्शल कहाँ हैं? झोंगयुआन त्योहार आने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। इन 3 दिनों के अंदर मुझे हर हाल में उन 10 यन मार्शलों के टोकन इकट्ठा करने थे। वे थे भूत राजा, दिन में घूमने वाला और रात में घूमने वाला, वे जो हमेशा नहीं रहते, बैल का सिर और घोड़े का मुंह, और सज्जा देने वाले, चिड़िया की चोंच, मछली का मुंह और तूफानी हवा। ये मार्शल पाताल लोक के अलग अलग जरूरी विभागों को संभालते थे। हर कोई एक अनुभवी दिग्गज था, जिसका मिजाज बहुत ही अजीब था। उनके टोकन हासिल करना उतना ही मुश्किल काम था जितना कि खुद स्वर्ग पर चढ़ना। फिर भी मेरे पास अपने तरीके थे। सबसे पहले मैंने बैल का सिर और घोड़े का मुंह को ढूंढा। ये दोनों पाताल लोक के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के इंचार्ज थे। उनके टोकन वे आत्मा छीनने वाली जंजीरें थीं जो वे अपने हाथों में रखते थे। मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की। इसके बजाय मैंने पाताल लोक में एक एक्सप्रेसवे सिस्टम बनाने का एक विस्तृत प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। सज्जनों, मैंने बात शुरू की, विस्मृति की नदी, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और स्वर्ग के मार्ग, रोड ऑफ हेवन, पर ट्रैफिक लगातार जाम रहता है। इससे हमारे पाताल लोक अंडरवर्ल्ड की जीडीपी नीचे गिर रही है। मैं एक 18 लेन वाला नदी पार पुल बनाने के लिए 10 अरब मिंग सिक्के निवेश करने को तैयार हूं, जो सीधे बेबसी के पुल, ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस से लेकर पुनर्जन्म के द्वार, गेट्स ऑफ रीइंकार्नेशन तक जाएगा। मैं इस पुल के निर्माण का काम आप दोनों को सौंपना चाहता हूं। जहां तक प्रोजेक्ट के फंड की बात है, आपको उन्हें अपनी मर्जी से, जैसे भी आप ठीक समझें, खर्च करने की पूरी आजादी है। बैल सिर, ऑक्स हेड और घोड़ा मुंह, द हॉर्स फेस, उस ऊंचे ऊंचे इंटरचेंज के नक्शों को घूरते रह गए और उसे देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। उसी पल उन्होंने अपनी आत्मा पकड़ने वाली जंजीरें, सोल स्नैचिंग चेन्स, मेरे हाथों में थमा दी। इसके बाद मैं दिन भटकने वाले डे रोमर और रात भटकने वाले नाइट रोमर से मिलने गया। ये दोनों खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम संभालते थे। उनके पास पहचान के तौर पर शून्य आदेश, ऑर्डर्स होते थे। ये ऐसी पट्टियां थीं जिन पर जीवित दुनिया के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लिखा जाता था। मैंने उन दोनों को सबसे नया मॉडल दिया, एक घोस्ट सिस्टर टेक्स एस स्मार्टफोन। यह सीधे इंसानी दुनिया के इंटरनेट से जुड़ सकता था, जिससे वे जी भरकर छोटे वीडियो देख सकते थे और गेम खेल सकते थे। अब से, मैंने उनसे कहा, तुम्हें जमीन पर इधर उधर भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी सारी निगरानी का काम सीधे ऑनलाइन ही संभाल सकते हो। दिन भटकने वाला और रात भटकने वाला खुशी खुशी अपने नए फोन को सहलाने लगे और उन्हें अपने हाथों से नीचे नहीं रख पा रहे थे। अब शून्य आदेश मेरे कब्जे में थे। इसके बाद आपराधिक न्याय व्यवस्था संभालने वाले मार्शल आए। चिड़िया चोंच, बर्ड बीक, मछली मुंह, फिश माउथ और तेज हवा, गेलविंड। ये लोग बड़े ही टेढ़े थे, जिद्दी, चालाक और बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं। इसलिए मैंने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे उनके बड़े अधिकारी के पास गया, एक आंख वाले डायरेक्टर, वन आइड डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर साहब, मैंने कहा, आपका वह जूनियर भेड़िया वुल्फ मेरे यिन यांग ब्यूरो में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। उसमें आगे बढ़ने की जबरदस्त काबिलियत है। एक आंख वाला डायरेक्टर मेरी बात का मतलब तुरंत समझ गया।
ये दोनों यमराज, किंग ऑफ हेल के दाहिने हाथ थे, पाताल लोक के सबसे सम्मानित बुजुर्ग। मैं उनसे खुद मिलने गया, लेकिन देखा कि वे शतरंज के खेल में पूरी तरह डूबे हुए थे। उन्होंने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लॉर्ड शेन आखिरकार बोले, उनका लहजा बेपरवाह था। तुम तब तक नहीं आते जब तक तुम्हें कुछ चाहिए ना हो। जो बात है साफ साफ कहो, जो कहना है कह डालो, वरना दफा हो जाओ। मैं मुस्कुराया और अपने कपड़ों से दो चीजें निकालकर शतरंज के बोर्ड पर रख दी। बाईं ओर पाताल लोक के केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र में जमीन के एक टुकड़े का मालिकाना हक, डीड था। दाईं ओर मैंगपो के सूप की एक बेहतर रेसिपी थी, जिसमें चीज फोम और बोबा पर्ल्स शामिल थे। ये उन दोनों लॉर्ड्स के लिए मेरे शुरुआती तोहफे थे। उस व्यापारिक जमीन पर वे एक बबल टी की दुकान खोल सकते थे। मैंने गारंटी दी कि उनका धंधा जोरों पर चलेगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जी ब्यान ने अपना गला साफ किया और कहा, महज छोटे मोटे तोहफे जिनका जिक्र करना भी बेकार है। लॉर्ड मिंग, आप बेझिझक इन्हें ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आखिरकार ग्रेट यन मार्शल्स से जुड़े सभी 8 टोकन जमा कर लिए थे। मर्त्यलोक में अब देर शाम हो चुकी थी। मैं वांगजियांग टेरेस, जो पाताल लोक की सबसे ऊंची जगह थी, पर खड़ा था और नीचे अनगिनत चमकते क्रिस्टलों और दुर्लभ स्वर्गीय पदार्थों से बने एक विशाल जादुई घेरे, मैजिक एरे को देख रहा था। वे 8 टोकन मेरे चारों ओर हवा में तैर रहे थे और उनसे यिन ऊर्जा की एक जबरदस्त आभा निकल रही थी। ओल्ड चिन, जो नरक के राजा थे, मेरे बगल में खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। भाई मेंग, उन्होंने पूछा, क्या तुमने इस बारे में सचमुच अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है? एक बार यह दरवाजा खुल गया तो जिंदा बचने की संभावना 10,000 में से सिर्फ एक होगी। मैंने मर्त्य लोक की दिशा में देखा। मेरा एकमात्र लगाव वहीं था। ओल्ड चिन, मैंने कहा, अगर मैं वापस ना आ पाया तो प्लीज मेरी खातिर उसका ख्याल रखना। एक गहरी सांस लेकर मैंने उस जादुई घेरे के ठीक बीच में कदम रखा। मैंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और जादुई शक्ति का एक एक कतरा उस घेरे में एक साथ प्रवाहित कर दिया। धड़ाम! पूरा पाताल लोकझोर से कांप उठा। स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता हुआ काले प्रकाश का एक खंभा उस घेरे से तेजी से ऊपर की ओर उठा और उसने जबरदस्ती यिन और यांग के लोगों के बीच एक दरार, रिफ्ट खोल दी। उस दरार के दूसरी ओर मेरा लिविंग रूम था। चिंगजू मेज पर बैठा था और कागज के वे चढ़ावे तैयार कर रहा था जिन्हें वह मेरे लिए जलाने वाला था। जिस पल मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरा दिल पिघल गया। मैंने बस एक कदम बढ़ाया और उस दरार के पार चला गया। अचानक एक जबरदस्त विकर्षण बल, जो सीधे स्वर्ग के नियमों से निकल रहा था, मुझसे टकरा गया। मेरे सूक्ष्म शरीर को ऐसा लगा मानो उसे किसी मांस पीसने वाली मशीन में डाल दिया गया हो और वह इंच दर इंच टूट कर बिखर रहा हो। इस असहनीय दर्द के कारण मैं लगभग बेहोश ही हो गया था। छिंगशुए, अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरकर मैंने अपने शरीर को समेटा और ठीक उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। छिंगशुए, मैं वापस आ गया हूं। सू छिंगशुए कागज के बने सोने के टुकड़े, इनगोट्स मोड़ रही थी। वह पूरी एकाग्रता से काम कर रही थी। हर एक टुकड़ा एकदम सही, साफ और सटीक आकार में मोड़ा गया था। जैसे जैसे वह उन्हें मोड़ रही थी, वह धीरे से बोली, शेन मो, तुम्हें वहां अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम्हें पैसों की कमी पड़े तो बस मुझे बता देना। मैं तुम्हारे लिए और पैसे जलाकर भेज दूंगी। घर की चिंताओं की फिक्र मत करना। मैंने सब कुछ संभाल लिया है। बस हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी याद आ रही है। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वे सोने के टुकड़े पर गिरे और उसकी सतह पर छोटी छोटी लहरें बनकर फैल गई। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो कमरे में कोई और व्यक्ति आ गया हो। उसने हड़बड़ी में अपना सिर ऊपर उठाया और एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगी। एक आदमी जिसने काले रंग का चोगा पहना हुआ था और जिस पर हड्डियों के चित्र बने थे, ठीक उसके सामने खड़ा था। उसका शरीर कुछ कुछ पारभासी, एथेरियल और लगभग पारदर्शी लग रहा था। फिर भी उसका चेहरा और वे कोमल आंखें, उन्हें तो वह तब भी पहचान लेती अगर वे धूल में भी मिल गए होते। यह तुम हो? उसकी आवाज अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। उसे लगा कि उसकी तड़प शायद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे भ्रम, हेल्यूसिनेशन होने लगा है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया
और उसका चेहरा छूने की कोशिश की। चिंग शुए, मैं वापस आ गया हूं। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसका हाथ सीधे मेरे चेहरे के आर पार निकल गया। हम एक दूसरे को शारीरिक रूप से छू नहीं सकते थे। फिर भी मेरी आवाज पूरी स्पष्टता के साथ उसके कानों तक पहुंच रही थी। चिंग शुए के आंसू तुरंत थम गए। यह कोई भ्रम नहीं था, यह सचमुच वही था। शेन मो, वह एक छोटे बच्चे की तरह एक ही समय पर हंस भी रही थी और रो भी रही थी। तुम तुम वापस कैसे आ गए? मुझे तो लगा था कि मैं मरा नहीं हूं। मैं तो बस काम के सिलसिले में एक दूसरी जगह चला गया था। मैंने उसके पिचके हुए गालों को देखा। मेरा दिल असहनीय दुख से भर गया। अरे पगली, मेरे लिए पैसे जलाना बंद कर। यहां जीवित लोगों की दुनिया में खुद पर थोड़ा और खर्च कर। कुछ अच्छा खाना खरीद, अपने शरीर में फिर से जान डाल। मैं वहां बिल्कुल ठीक हूं। मैंने दरवाजे की ओर इशारा किया। और अब उस दुष्ट मां बेटे से डरने की जरूरत नहीं है। वे अब तुझे परेशान करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। मैं तुझ पर नजर रखूंगा, हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। चिंगशुए ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और तेजी से सिर हिलाया। वह इतनी जोर से रो रही थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। हमारे साथ बिताया गया समय बहुत ही कम लगा। मेरा शरीर पहले से भी ज्यादा पारदर्शी होने लगा था। स्वर्गीय दांव, हेवनली डाओ की प्रतिकर्षण शक्ति तेज होती जा रही थी। मैं जानता था कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। चिंगशुए, अब मुझे जाना होगा। नहीं, मत जाओ, चिंगशुए चिल्लाई। उसने मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सिर्फ खाली हवा ही पकड़ पाए। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। ले चलोगे ना? मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरे चेहरे पर अब भी हल्की सी मुस्कान थी। अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, मेरी तरफ से इस दुनिया को देखना, और अगर किसी दिन तुझे मेरी याद आए तो बस आसमान की तरफ देखना। मैं वहीं मिलूंगा। मेरा शरीर सुनहरे रोशनी के अनगिनत कणों में घुल गया और चिंगशुए की दिल चीर देने वाली बेबस चीखों के बीच धीरे धीरे ओझल होने लगा। मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और उसकी छवि को अपनी तेजी से बिखरती हुई आत्मा की गहराइयों में हमेशा के लिए बसा लिया। पाताल लोक के निहारने वाले मंच, गेजिंग प्लेटफॉर्म पर जादुई घेरे की रोशनी पूरी तरह से बुझ गई। मैं हवा में बीच से ही नीचे आ गिरा। मेरी आत्मा का रूप इतना धुंधला हो गया था कि वह लगभग अदृश्य हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल पूरी तरह से मिट जाएगा। बूढ़ा छिन, जो पाताल लोक के तलवार दस्ते सोर्ड डिवीजन का सदस्य था, तेजी से आगे बढ़ा और मुझे थाम लिया। भाई, उसने एक मोती जिससे हल्की और कोमल रोशनी निकल रही थी मेरे मुंह में डाल दिया। जैसे ही वह मोती मेरी जीभ से छुआ, वह घुल गया। जल्दी करो, ये एक आत्मा स्थिरकारी मोती, सोल स्टेबलाइजिंग पर्ल है। पाताल लोक का एक चमत्कारी उपचारक रत्न। अपने मन को शांत करो। मेरे अंदर एक गर्म सुकून देने वाली ऊर्जा बहने लगी, जिसने मेरी बिखरती हुई आत्मा को फिर से एक साथ जोड़ दिया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हालांकि मेरी आत्मा स्थिर हो गई थी, फिर भी एक गहरी कमजोरी जो मेरी हड्डियों के मज्जे तक पहुंच चुकी थी, अभी भी बनी हुई थी और उसे मिटाना नामुमकिन था। कुदरत के नियम को तोड़ने की कीमत बहुत भारी थी। मेरी साधना का लगभग 90% हिस्सा, वह शक्ति जिसे मैंने बड़ी मेहनत से हासिल किया था, पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मैं, जो कभी पाताल लोक का रक्षक था, सिर्फ एक रात के अंदर फिर से एक साधारण, बिना किसी शक्ति वाली आत्मा बनकर रह गया था। क्या यह सब करना सही था? बूढ़े किन ने मुझसे पूछा। मैं मुस्कुराया। सही था। बूढ़े किन ने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा और फिर वह भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी दी। तुम शरारती, तुम अब तक के सबसे समर्पित भूत हो जिससे मैं मिला हूं। ठीक है, अब यहां हवा में खड़े रहना बंद करो। मेरे साथ यम के दरबार में वापस चलो। वहां मेरे पास कुछ बोतलें हैं, ऐसे खजाने जिन्हें मैं 1000 सालों से बचाकर रख रहा हूं, जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। शुक्रिया, मैंने धन्यवाद। 3 साल बाद सुइयान नाम की एक फूलों की दुकान पूरे देश में खुल गई। इसकी संस्थापक सू किंग चेंग हैं, एक प्रसिद्ध उद्यमी। उसने अब मेरे लिए कभी कागजी पैसे नहीं जलाए, लेकिन हर साल चिंगमिंग के त्योहार पर वह मेरी कब्र के सामने आती है। मेरे पसंदीदा सफेद गुलाबों का एक गुलदस्ता रखती है और मुझे उस साल की अपनी कहानी बताती है। वो बहुत अच्छा कर रही है और मैं नर्क में लाओकिन की मदद और पिछले जमा किए गए संबंधों के दम पर धीरे धीरे फिर से उठ खड़ा हुआ।
हालांकि मैं वापस धन की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सका, लेकिन मैं मेंगपो सूप का प्रोडक्ट मैनेजर बन गया, विशेष रूप से नए स्वाद के मेंगपो सूप विकसित करने के लिए जिम्मेदार। मेंगपो सूप उत्पाद अनुसंधान केंद्र, उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी का स्वाद और मसालेदार क्रेफिश स्वाद वाला भी, बिक्री काफी अच्छी बताई जाती है। इस तरह किंग चेंग और मैं दो अलग अलग दुनिया में सुरक्षित हैं। हम दोनों जानते हैं कि दूसरा वहां है। शायद यही सबसे अच्छा अंत है। किंग चेंग, मेरा इंतजार करो। जब मैं पर्याप्त पुण्य जमा कर लूंगा अगले जन्म में, मैं सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा। ये यमराज वाली स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताना ना भूलें। तब तक के लिए एक और नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।